11 मई 2025 कानपुर लक्ष्मण खेड़ा गांव, जहां एक धीरेंद्र पासवान अपनी मां और अपनी बीवी रीना पासवान और उन दोनों का 4 साल का बच्चा लेकर के रहता था। जो धीरेंद्र पासवान था उसके पास खुद का उसका एक ट्रैक्टर ट्रॉली था और उसे ही वो रेंट में चला करके अपना घर चलाता था। उस दिन सुबह के वक्त लगभग 5:30 बजे धीरेंद्र की बीवी रीना आंगन में आती है, लेकिन जैसे ही वो आंगन में आती है वो अचानक से रोने लगती है। उसकी रोने की चीख सुनकर के उसकी सास आंगन में आती है और आजू बाजू के लोग भी उसके घर पहुंच जाते हैं। अब जब सब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो रीना है वो काफी ज्यादा रो रही है, क्योंकि उसके सामने चारपाई पे धीरेंद्र सोया हुआ है। लेकिन धीरेंद्र की चारपाई पूरी खून से लथपथ है और उसके सर के ऊपर एक गंभीर चोट लगी हुई है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है। धीरेंद्र पासवान एक दलित समाज का व्यक्ति था, इसीलिए सबसे पहले दलित समाज धीरेंद्र के घर आकर के भीड़ लगा देता है, जिसके बाद कानपुर पुलिस भी धीरेंद्र के घर आ जाती है। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले ही धीरेंद्र की बीवी रीना पुलिस के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि अगर पुलिस वाले चाहते तो धीरेंद्र को बचा सकते थे, और वो जानती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी कार्तिक और रविंद्र यादव ने मिलके किया है। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले बॉडी को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है तो वो नोटिस करती है कि जो धीरेंद्र है उसके सर के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर चोट आई है और इसी चीज की वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले रीना से बात करती है तो रीना ये बताती है कि 10 मई 2025 लगभग रात के 9 बजे जो धीरेंद्र था वो घर आया था। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। रीना ने उसे खाना दिया और खाना देने के बाद वो घर के अंदर चले गई और जो धीरेंद्र था वो अक्सर रोज रात की तरह आंगन में ही चारपाई बिछा करके सो गया। लेकिन रीना जैसे ही सुबह उठकर के आंगन में आई तो उसके सामने कुछ ये मंजर था। अब यहाँ पर पुलिस जैसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है उससे ही पहले जो दलित समाज था वो अपना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और इसी प्रोटेस्ट की वजह से जो पुलिस रहती है उसे कार्तिक और रविंद्र यादव को अरेस्ट करना पड़ता है। अब पुलिस ने कार्तिक और रविंद्र यादव को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है। सबसे पहले फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में स्नीफर डॉग की टीम को बुलाया जाता है। जब स्नीफर डॉग्स की टीम आकर के धीरेंद्र के घर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है तो बार बार वो डॉग धीरेंद्र के घर के अंदर जा रहे थे। अब यहाँ पर पुलिस धीरेंद्र के घर के अंदर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ये नोटिस करती है कि धीरेंद्र के घर के अंदर भी कुछ खून के दाग लगे हुए हैं और जो वहाँ पर का बाथरूम है उसके अंदर भी कुछ खून मौजूद है। जिसके बाद पुलिस वो सारे खून की जांच करने के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर जो कार्तिक और रविंद्र थे इन दोनों के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करने के बाद साफ साफ ये चीज निकलती है कि इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इन्हें छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि दलित समाज अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं कर रहा था। जिसके बाद पुलिस के पास वो ब्लड की रिपोर्ट आ जाती है और वो ब्लड किसी और का नहीं था बल्कि धीरेंद्र का ही था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब धीरेंद्र की मौत बाहर हुई तो खून अंदर कैसे गया, और इसी चीज की जानकारी लेने के लिए पुलिस रीना से इंटरोगेशन करती है। लेकिन जो रीना थी उसके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद पुलिस किसी और को नहीं बल्कि सबसे पहला शक रीना के ऊपर करती है और जैसे ही रीना का सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है तो पुलिस शॉक थी, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था उस वक्त जो रीना थी वो कॉल में किसी व्यक्ति के साथ बात कर रही थी और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रीना का भतीजा जिसका नाम सत्यम था वो है। जिसके बाद पुलिस थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है, आजू बाजू पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो रीना है उसका उसके सगे भतीजे यानी कि सत्यम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और कुछ ही वक्त पहले ये सारी चीजें धीरेंद्र को पता चल गई थी। इसी चीज की वजह से जो धीरेंद्र था वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाने वाला था। अब यहाँ पर जो पुलिस थी उन्हें साफ साफ समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं इस केस में डायरेक्टली रीना और सत्यम का इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस रीना को और उसके साथ साथ 23 साल के सत्यम को अरेस्ट करती है और उन दोनों से प्रॉपर इंटरोगेशन करती है। स्टार्टिंग में तो वो अपना जुर्म नहीं मानते हैं, लेकिन उसके ही बाद जैसे ही उनके सामने सारा प्रूफ्स लाया जाता है वो साफ साफ अपना जुर्म एक्सेप्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि रीना और सत्यम ये दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। स्टार्टिंग के कई साल तो ये दोनों कॉल में बात किया करते थे और कई बार जो सत्यम था वो रीना के घर आता था फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से जो धीरेंद्र था उसे इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि जो रीना और सत्यम है ये दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन
उस वक्त तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता। लेकिन कुछ महीने पहले जो सत्यम और रीना थे, ये दोनों रीना के ही घर में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जो धीरेन्द्र रहता है वो घर आ जाता है और वो रीना और अपने भतीजे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, क्योंकि उस वक्त वो दोनों फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे। जिसके बाद वो सत्यम को घर से बाहर निकालता है, उसे काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसे घर के सामने दिखने से मना कर देता है। और वहीं पर रीना और धीरेन्द्र की भी लड़ाई होती है। लेकिन वहीं पर जो रीना थी, उसकी हवस की आग इतनी ज्यादा भड़क रही थी कि वो बिना सत्यम के रह ही नहीं पा रही थी। और इसी चीज की वजह से 10 मई 2025 को जब लगभग 9 बजे धीरेन्द्र थक हार के घर वापिस आता है, तो रीना उसे खाना देती है और पानी में नशे की दवाई मिला देती है। अब जैसे ही धीरेन्द्र नशे में अपनी चारपाई के ऊपर लेट जाता है, तो रीना कॉल करके सत्यम को घर बुलाती है। वो दोनों पत्थर की मदद से धीरेन्द्र के सर के ऊपर वार कर देते हैं और इसी चीज की वजह से उसकी जान चले जाती है। जिसके बाद जो रीना रहती है वो सत्यम को वहाँ पर से भगा देती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों ये सारी चीजें करने के बाद कॉल में बात कर रहे थे और यही हवस इन तीनों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। हालांकि अभी तो ये दोनों सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।